दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हमारे साथ खास मेहमान हैं डॉक्टर प्रभा सिंह। डॉक्टर प्रभा सिंह का ग्लो एस्थेटिक क्लिनिक है लखनऊ में, और एक लंबा अनुभव है उनका इम्यूनिटी पे और बाकी जो चीज़ें हैं उन पे, त्वचा को कैसे अच्छा रखें, कैसे आप हेल्दी रहें। तो डॉक्टर प्रभा के जरिए आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो इम्यूनिटी है उसका रोल क्या है और किन किन चीज़ों से हमें इम्यूनिटी मिलती है। क्योंकि जब से कोरोना का ये काल शुरू हुआ है, लोगों में इम्यूनिटी की जानकारी तो हुई है, लेकिन वो तमाम ऐसी चीज़ें भी जोड़ने लगे हैं जिनका प्रयोग कई बार घातक भी हो रहा है, लेकिन इतनी अधिक मात्रा में वो यूज़ हो रही है पिछले कोरोना काल से लेके और आज तक कि तमाम अस्पताल और तमाम डॉक्टर ये कह रहे हैं कि ये जो आयुर्वेदिक चीज़ें, काढ़ा या गिलो या ये जो चीज़ें यूज़ हुई, इनका प्रयोग एक हद तक तो ठीक है, लेकिन जैसे ही ये बढ़ने लगती हैं तो आपके स्वास्थ्य पे ये खराब प्रभाव डालने लगती। तो सबसे पहले हम डॉक्टर साहब का स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत आपका स्वागत है। थैंक यू शैलेंद्र जी। कुछ पहले अपने बारे में हमारे दर्शकों को बता दीजिए। वैसे तो आपको पूरा लखनऊ जान रहा है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, लखनऊ बहुत बड़ा है, बट हाँ ये जरूर है कि कुछ लोगों के दिल में मेरे लिए जगह बनी है। तो मैंने 2001 में अपना MBBS कंप्लीट किया था और उसके बाद लगभग 5 से 6 साल तक का समय मैंने ऑल्टरनेटिव मेडिसिन में अपने हस्बैंड के साथ काम किया, जिसमें मैंने नेचुरोपैथी और जो भी हमारे प्राकृतिक तरीके हैं हीलिंग के, जिसमें एक्यूपंक्चर से लेके एक्यूप्रेशर, रेकी, प्राणिक हीलिंग, इन सब चीज़ों के बारे में भी जानकारी प्राप्त की। तो मेरा शौक था और मेरे हस्बैंड ने तो टोटली उसी ब्रांच में प्रैक्टिस की। तो उस क्लिनिक को हम लोग ने एस्टैब्लिश किया था 2003 में, जिसमें उस समय राज्यपाल थे महामहिम शास्त्री जी। तो शास्त्री जी ने उसका उद्घाटन किया था। उसके उद्घाटन में IIM के डायरेक्टर डॉक्टर देवी सिंह भी हमारे डायस पे थे और साथ के साथ PGI के डायरेक्टर थे उस समय प्रोफेसर भंडारी, वो भी थे। तो इस चीज को उन्होंने भी स्वीकार किया कि जो एलोपैथिक अप्रोच है ट्रीटमेंट की, वो अब जो करंट समय है उसमें पूरी तरह से वो उपयोगी नहीं है, क्योंकि लाइफस्टाइल रिलेटेड समस्याएं भी बढ़ने लगी हैं और हम लोग का खान पान और लाइफस्टाइल डिस्टर्ब हुआ है डेफिनेटली। तो हमारी जो अप्रोच होनी चाहिए वो एक होलिस्टिक अप्रोच होनी चाहिए। तो वो पहला क्लिनिक अपनी तरह का हम लोग ने शुरुआत किया था, होलिस्टिक हेल्थ क्लिनिक। और क्योंकि मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों एलोपैथिक मेडिकल साइंस की जानकारी रखते थे, तो हम उसमें से वो चीजें जो वाकई में फायदेमंद है उन्हीं का प्रयोग कर रहे थे। और कहीं ना कहीं हमने उसमें छटनी करने की भी कोशिश की कि जो उपयोगी नहीं है या जरूरत से ज्यादा क्लेम किया जा रहा है। जैसे कि नेचुरोपैथी में एक मिट्टी की पट्टी लगाने की बात होती है, तो मिट्टी की पट्टी आपके पेट के रोगों के लिए फायदेमंद हो सकती है, लेकिन आप उसको एक जनरलाइज नहीं कर सकते कि कोई भी रोग हो, किसी भी तरह की परेशानी है, आपको हो सकता है कोई साइकेट्रिक इलनेस हो सकता है आपको कोई एंजाइटी हो रही हो, तो मिट्टी की पट्टी लगाने से नहीं ठीक हो सकती है। उसका सही डायग्नोसिस बनना और ट्रीटमेंट होना जरूरी है। तो ये मेरा एक 5 साल का अनुभव रहा ऑल्टरनेटिव मेडिसिन का, डायरेक्ट प्रैक्टिस का भी। उसके बाद हमने विवेकानंद हॉस्पिटल में भी ये डिपार्टमेंट शुरू करवाया था। उसको शुरू करने का श्रेय मुझे और मेरे हस्बैंड को ही जाता है, स्वामी जी की मदद से। तो ये ऑल्टरनेटिव सिस्टम के लिए हमारे मन में पूरा रिस्पेक्ट है। लेकिन मैंने जो अनुभव किया है पिछले 10-15 सालों के अपने प्रैक्टिस में, 2001 से अभी 20 साल होने को आ गए हैं मुझे प्रैक्टिस करते हुए, और मेरी अपनी एक प्रैक्टिस कॉस्मेटोलॉजी की है, जो एलोपैथिक प्रैक्टिस है एक तरह से, जिसमें एडवांस कॉस्मेटोलॉजी, लेजर्स, बोटॉक्स, फिलर्स, एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स, इन सब पे भी मैं प्रैक्टिस करती हूँ। तो कहीं ना कहीं जो मेरा माइंडसेट है वो होलिस्टिक का ही है, एक नेचुरल ट्रीटमेंट और एक प्रकृति से भी मेरा काफी लगाव और जुड़ाव रहा है। मेरा बचपन गांव में बीता है और गर्मी की छुट्टियां बहुत सारी मैंने गांव में बिताई हैं। तो कहीं ना कहीं मैंने उन चीजों को देखा है कि वो लोग जो बहुत ज्यादा सप्लीमेंट्स और ड्रग्स नहीं यूज कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं ज्यादा स्वस्थ हैं। तो उस चीज ने मुझे आकर्षित किया और मेरा ध्यान गया कि वो महिलाएं जो गांव में मेहनत से काम करती हैं और सादा भोजन करती हैं, दाल चावल रोटी सब्जी खाती हैं, उन्हें सप्लीमेंट्स के नाम नहीं पता, उन्हें विटामिन के भी नाम नहीं पता है,
पर वो ज्यादा स्वस्थ हैं। तो अगर आप देखिए तो अनजाने में वो बिना जानते हुए भी आंवले की चटनी खा रही हैं, शुद्ध नींबू की शिकंजी पी रही हैं, तो वो जरूरी नहीं है हर चीज को नाम दिया जाए। आपका जो एक बैलेंस डाइट होती है उसमें लगभग लगभग सभी विटामिन होते हैं, और अगर आप स्वस्थ हैं, आपका सोचने का तरीका, नजरिया सही है, तो आप स्वस्थ रहते हैं। तो ये मेरा अनुभव है, और मेरी अपनी जो एंटी एजिंग प्रैक्टिस या कॉस्मेटोलॉजी प्रैक्टिस है उसमें भी मैंने इस चीज की जरूरत को महसूस किया बहुत ज्यादा, कि लोग लाखों रुपए, करोड़ों रुपए तक खर्च कर देते हैं ये महंगे ट्रीटमेंट्स पे, बोटॉक्स, फिलर, लेजर ट्रीटमेंट, या जो एंटी एजिंग एडवांस मशीनरी है, क्योंकि ये बाहर से इम्पोर्ट होके आती है और ये मशीनें काफी महंगी होती हैं, तो स्वाभाविक है उनके जो ट्रीटमेंट होते हैं उनके चार्जेस भी काफी हाई होते हैं, 20-25 हजार से लेकर के 50,000, 1-1 लाख तक का खर्च आता है उसमें। तो जो लोग इन ट्रीटमेंट्स को करवाने आते हैं उनमें से वो लोग जो लाइफस्टाइल को भी फॉलो कर रहे हैं वो तो उसका आनंद उठा पाते हैं, वो जो पैसा खर्च कर रहे हैं उसका एडवांटेज ले पाते हैं, लेकिन जो लोग लाइफस्टाइल पे फोकस नहीं कर रहे हैं और सारा उनका फोकस महंगी क्रीम पे या विटामिन पे या गोलियों पे रहता है, तो कहीं ना कहीं उस पैसे के साथ जस्टिस नहीं हो पाता है, और वो कहीं ना कहीं असंतुष्ट भी होते हैं कि डॉक्टर साहब मैंने 50,000 रुपए खर्च कर दिए, 1 लाख रुपए खर्च कर दिए, लेकिन मेरा ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। तो जो एक आपकी बॉडी है वो एक कार की तरह है, जिसके इंजन को रेगुलर सर्विस भी चाहिए और साथ में डेंटिंग पेंटिंग भी चाहिए। तो एलोपैथी का भी अपना रोल है और ऑल्टरनेटिव सिस्टम का रोल है, हमारे आयुर्वेद है, होम्योपैथी है, इन सभी के लिए मेरे मन में बहुत रिगार्ड है और सबका अपना अपना रोल है। तो शायद इसी वजह से आई एम अ पर्सन जो एक होलिस्टिक सिस्टम की बात कर सकता है, मेरा एक व्यक्तिगत अनुभव भी रहा है, इंटरेस्ट भी रहा है, और मैंने सभी ब्रांचेस को थोड़ा बहुत पढ़ा भी है और उनके सेंटर्स विजिट किए हैं और जानकारी प्राप्त की है और उसको प्रैक्टिस किया है। तो डॉक्टर साहब, हाँ, जो हम लोग चर्चा करना चाह रहे हैं कि जब कोरोना का पीरियड पिछले साल से शुरू हुआ तो एक शब्द इम्यूनिटी हर लोगों को पता चलने लगी, लोगों को लगा कि इम्यूनिटी हमारी मजबूत होगी तो इस बीमारी से हम लड़ सकेंगे, और उसके लिए तमाम तरीके के जो आयुर्वेदिक या जो नेचुरोपैथी थी, इस सब का प्रयोग होने लगा एक बड़े तौर पे। काढ़ा हो गया, कई चीजें हैं जिनका काढ़ा बना के पिया जाने लगा। हमें लगा कि इससे इम्यूनिटी बढ़ेगी और मुकाबला हम कर सकेंगे। आपको क्या लगता है कि इन चीजों का प्रयोग कितनी हद तक जायज है? इम्यूनिटी एक ही बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया है शरीर की। हमारे शरीर में कुछ केमिकल्स होते हैं और हमारे जो रक्त होता है, ब्लड होता है, उसमें कुछ कोशिकाएं होती हैं। आपने शायद अगर बायो बचपन में 7th 8th में पढ़ा होगा तो मैक्रोफेजेस की बात होती है, कुछ ऐसी कोशिकाओं की बात होती है जब शरीर में कोई डेड सेल आ जाए या वायरस बैक्टीरिया आ जाए तो उन पर अटैक करते हैं। तो उसी तरह केमिकल चेन होती है पूरी, जिसमें इंटरल्यूकिन आते हैं, इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स की इस समय बात चल रही है। ये सब केमिकल एक चेन रिएक्शन होती है जो एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया है, और इसको तय करने के लिए आपका भोजन तो निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है कि आप भोजन में क्या चीजें खा रहे हैं, उसके साथ के साथ आपकी जो साइकोलॉजी है, आपका जो स्ट्रेस लेवल है, आपका स्पिरिचुअल हेल्थ क्या है, आपकी सोशल हेल्थ क्या है। जैसे कि WHO ने अपनी हेल्थ की डेफिनेशन में कहा है कि आपकी जो हेल्थ होती है, इट इज नॉट जस्ट अ फिजिकल वेलबींग, इट्स फिजिकल वेलबींग, इट्स मेंटल वेलबींग, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग। मतलब सब कुछ सही है, आप पूजा पाठ भी कर रहे हैं, मन भी आपका स्वस्थ है, पर फिर भी अगर आप सोशली लोगों से कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, आपका हर जगह झगड़ा हो जाता है, लड़ाई हो जाती है, तो भी आपको एक स्वस्थ व्यक्ति नहीं कहा जाएगा। तो उसी तरह से जो हमारी इम्यूनिटी है वो भी इन सारे कंपोनेंट से प्रभावित होती है। तो आपको एक खुशमिजाज आदमी होना चाहिए, आपको एक सोशली एक्टिव इंसान होना चाहिए, आपका रिलेशनशिप ठीक होना चाहिए, आपका भोजन ठीक होना चाहिए, सोने जगने का टाइम भी जब ठीक होगा, तब हमारी जो बॉडी है और बॉडी के अंदर जो ये छोटे छोटे केमिकल्स हैं ये सही तरह से काम करेगा। अब यहाँ पे प्रश्न आता है कि इम्यूनिटी हर समय बढ़ाने का ही रोल नहीं है। बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनको हम ऑटो इम्यून डिजीज की कैटेगरी में डालते हैं, जिसमें स्किन की काफी बीमारियां हैं, एलर्जीज होते हैं, सोराइसिस है, सफेद दाग है। ये सारी बीमारियों में तो बल्कि ये कहा जाता है कि आपकी बॉडी की जो इम्यूनिटी है वो आपके ही खिलाफ काम कर रही है। मतलब आप ही के शरीर की कोशिकाओं को, आपके जो इम्यून सेल्स हैं जिनका काम था
बाहर से आने वाले अटैक से फाइट करना, वो अपनी बॉडी को दुश्मन समझ के उन्हीं को अटैक कर रही है। तो जैसे सफेद दाग या विटिलिगो के बारे में सुना होगा आपने, उसमें क्या होता है, जो मेलानिन बनाने वाली कोशिकाएं होती हैं उन पे ये हमारा इम्यून सिस्टम अटैक करने लगता है। या जैसे सोरियासिस होती है जिसमें पपड़ी की तरह त्वचा हमारी निकलती रहती है, उसमें क्या होता है कि हमारी ये जो इम्यून सेल्स होती हैं वो इन जो ऊपर की परत है त्वचा की उसको डैमेज करना शुरू कर देती है। तो इन केसेस में हम लोग इम्यूनो सप्रेसेंट भी देते हैं। तो जरूरी नहीं है कि हर समय इम्यूनिटी को बढ़ावा देना ही आपके लिए फेवरेबल है, कभी कभी हमें अपने इम्यून सिस्टम को शांत भी करना पड़ता है। तो जैसे कि मेरी एक जो किताब है मैंने लिखी है, काम डाउन क्रेजी रिंकल्स, मेरा ये ऑब्जर्वेशन है कि आज की डेट में हम लोग इतना एग्रेसिव हो गए हैं मेंटल लेवल पे और सोशली भी, कि हमारी जो बॉडी की रिएक्शंस है वो कभी कभी जो हमारे डिफेंस के लिए बने थे वो हमारे ही खिलाफ जा रहे हैं, हमें इतना उत्तेजित कर दिया है, हमारे हार्मोन्स गड़बड़ हो रहे हैं। लड़कियों में समय हार्मोन्स की समस्या बहुत ज्यादा कॉमन हो गई है। तो अब आता है प्रश्न कि इस इम्यूनिटी को बढ़ाना नहीं है, इस इम्यूनिटी को बैलेंस रखना है, क्योंकि इम्यून सेल्स अगर हाइपर एक्टिव है, वो केमिकल रिएक्शन आपका बॉडी में अननेसेसरी अगर चालू हो रहा है तो वो किसी ना किसी को अटैक करेगा। अब उसमें अगर बैक्टीरिया या वायरस है बॉडी में, जब तक कोविड का वायरस है उसको अटैक किया उसने, लेकिन अगर जब वायरस नहीं है बॉडी में, कोई डैमेज नहीं है, कोई खतरा नहीं है, तो अगर आपके वो रिएक्शन और वो केमिकल्स का जो चेन है वो अगर आपके शरीर में चालू हो गई है तो वो फिर किसी और को नुकसान करेगी। ऐसा समझ लीजिए कि आपने एक सोल्जर्स है या सेना रिक्रूट कर ली है दुश्मन से लड़ने के लिए, और दुश्मन है नहीं, तो क्या होगा, वो खाली बैठेंगे तो आप ही का तहस नहस करेंगे, वो जाकर के जो आम जनता है उसको परेशान करेंगे, क्योंकि वो बेकार बैठे हुए, उनके पास कोई काम नहीं है। ठीक है, तो इम्यूनिटी बैलेंस होना इंपॉर्टेंट है, इम्यूनिटी बढ़ाना हमेशा जरूरी नहीं है। इम्यूनिटी कम है तो आपको इन्फेक्शन की संभावना ज्यादा होगी, और इम्यूनिटी ज्यादा है तो फिर उसके अलग डैमेज होंगे, आपके केमिकल्स गड़बड़ाएंगे, हार्मोन्स गड़बड़ाएंगे। तो अब इस इम्यूनिटी को बैलेंस कैसे रखा जाए, तो खाने में एक जो बैलेंस फूड होता है, जैसे बहुत पुरानी कहावत है कि एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, तो ये एक तरह से सिंबॉलिक स्टेटमेंट था कि आपके भोजन में नियमित रूप से फल और सब्जियां होने चाहिए। हाँ, जरूरी नहीं कि आप सेब ही खाएं, वो एक कहने का तरीका था, क्योंकि जहां से वो कहावत निकली थी वहां पे सेब सबसे कॉमन फल रहा होगा, पर हमारे उत्तर प्रदेश के गाँव में तो सेब होता नहीं, यहाँ तो आम होता है, यहाँ आंवला होता है, बेर होते हैं, बेल होता है। तो आपके जो भी लोकल फ्रूट्स हैं उनको अगर आप कंज्यूम करते हैं तो दो फायदे हैं। पहली चीज, जो सीजनल फ्रूट है वो सस्ता होगा, आपके पॉकेट पे भारी नहीं होगा। दूसरी चीज, जो सीजनल फ्रूट है वो ताजा होगा, क्योंकि उसको आप स्टोर करके नहीं रख सकते। जैसे बेर है, बेर शिवरात्रि के आसपास आता है फिर खत्म हो जाता है। आजकल बेल आ रहा है, तरबूज खरबूजा आ रहा है, तो जो भी सीजनल फ्रूट है उनको आप लेंगे तो एक तो आपके डाइट में वैरायटी बनी रहेगी। आपको साल भर अगर सिर्फ रोज सेब या केला खाने को दिया जाए तो आप बोर होंगे। तो जब जिस सीजन में जो फल आ रहा है उसको एंजॉय करिए। अभी चेरी आने लगी है, थोड़े दिन में लीची आ जाएगी, फिर अपना दशहरी आम आएगा लखनऊ का। तो अगर आप सारे फलों को खा रहे हैं तो आपको वो ABCD जानने की भी जरूरत नहीं है कि विटामिन A किस में होता है, D किस में होता है, वो किस में होता है। जैसे मैंने कहा कि गांव की महिलाएं बड़ी स्वस्थ और बहुत कर्मठ होती हैं और उनको कुछ भी नहीं पता होती है ये ABCD, पर फिर भी सब कुछ होता है। तो अगर आप देखें तो आंवला है, आम है, ये सब विटामिन C के बहुत अच्छे सोर्स हैं। देन आपका बेल है जो आपके पेट की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। तो जब सारे सिस्टम आपके सही रहेंगे, साथ में आप थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी में रहिए, थोड़ा सा सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड रखिए, लोगों की मदद करिए। मैंने एक पेपर पढ़ा था कि जो लोग लोगों की हेल्प करते हैं, जो काइंडनेस जिनके बिहेवियर में होती है, उससे भी आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है। और इस पे एक प्रॉपर साइंस में पब्लिश्ड पेपर है इंटरनेशनल जर्नल में, कि मैं ये एक अंदाजन बात नहीं कह रही हूँ, इस पे रिसर्च की उन्होंने और ये पाया कि जो लोग इस तरह की चैरिटेबल वर्क में है, दूसरों की मदद करते हैं, उनकी इम्यूनिटी हाई है इन कंपैरिजन टू दोज जो बहुत सेल्फ सेंटर्ड लोग हैं। फिर एक मैं रिसर्च पढ़ रही थी, उसमें मैंने पाया कि जो टॉप 10 कॉजेज देखे गए कि जिन लोगों की उम्र ज्यादा होती है या जो ज्यादा स्वस्थ रहते हैं वो लोग, उसमें जो ये एक्सरसाइज और लो कैलोरी, वेट लॉस, ये सब चीजें ये 8वें और 9वें नंबर पे थी। आपको आश्चर्य होगा जान के कि पहले और दूसरे नंबर पे जो पॉइंट्स थे, नंबर 1 पे था जो लोग सोशली कनेक्टेड है।
तो सोशली कनेक्टेड का मतलब ये नहीं कि बस आप हाई फाई लोगों से बात करते हैं या किसी व्यक्ति विशेष से बात करते हैं। मतलब अगर आप सड़क पे निकलते हैं तो आपका जो जहन है वो हर एक के लिए कंपैशनेट है। आप रिक्शे वाले से भी बात कर लेते हैं, आप सब्जी वाले से भी बात करते हैं, आप अखबार वाले से भी पूछ लेते हैं कि आपकी बेटी कैसी है, उसका एग्जाम कैसा हुआ। तो जो लोग इस तरह से सोशली कनेक्टेड हैं उनकी लॉन्जिविटी ज्यादा थी, वो ऑन एन एवरेज लंबे समय तक जिए और स्वस्थ रहे। उसके बाद नंबर 2 पे था रिलेशनशिप। मतलब आपके जीवन में ऐसे 2-3 लोग होने चाहिए कि जब आप तकलीफ में हैं, जब आपको लगता है कि सब कुछ मेरे हाथ से छूट रहा है या मुझे ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहा है, मेरा क्या होगा, मेरी सांस डूब रही है, ऐसे टाइम में कोई हो जो आपको मदद दे सके और कहे कि मैं हूं ना। तो जिन लोगों के ये रिलेशनशिप स्ट्रांग थे, कोई अच्छा दोस्त, वाइफ, बच्चा, वो लोग भी लंबे समय तक जीते हैं, उनका भी इम्यूनिटी लेवल अच्छा रहता है। तो ये जो इम्यूनिटी है, इसमें भोजन में मेरा जो एनकरेजमेंट है कि आप अगर देखें तो जो भी मसालों की आजकल बात हो रही है कि इलायची खाओ या जीरा खाओ, अजवाइन खाओ, चिरायता खाओ। आज एक सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे एक फॉरवर्ड आया था कि पेट का चित्र बना है जिसमें ये सारी चीजों के नाम लिखे हैं, चिरायता, काली मिर्च और ये सारा। और वो ये कह रहा है कि ये 2 फेफड़ों के कारण मेरी आफत आई हुई है। तो ये सही बात है कि आप अननेसेसरी पेट को क्यों परेशान कर रहे हैं। जीरा हम बचपन से खाते आए हैं। हमारे हिंदुस्तान में, भारत में जब सब्जी बनती है तो बिना जीरे के, बिना अजवाइन के सब्जी कहाँ बनती है? नहीं बनती। हाँ, तो जो चीज हम बचपन से, जिस दिन से पैदा हुए हैं तब से खाते आए हैं, तो अचानक आपको उसकी डेफिशिएंसी क्यों लगने लगी? या आपको ये क्यों लगने लगा कि अचानक इसको हम पानी में घोल के या उबाल के सुबह शॉट्स अगर पिएंगे या दिन में 3 बार शॉट्स लेंगे उसके अजवाइन के या जीरा के, तो हमें कुछ एक्स्ट्रा मिल जाएगा? वो तो आपकी सब्जी में वैसे ही पड़ रहा है और वो ज्यादा टेस्टी भी है। आप अपने खीर में इलायची डाल के खाइए, नाक में सूंघने से क्या होने वाला है? वो तो खीर में डालेंगे, खुशबू आएगी, गाजर के हलवे में डालेंगे, अपने आप आएगी। तो हमारी जो इंडियन रेसिपीज है, हमारा इंडियन जो फूड है, उसको अगर आप सही तरीके से खाते हैं तो आपको सारे विटामिन मिल रहे हैं। इंडियन डाइट में जो साइंटिस्ट ने पाया है, 2-3 चीजों की कमी रही है पहले, उनमें से एक है प्रोटीन। तो जो भी लोग वेजिटेरियन हैं उनके अक्सर प्रोटीन कम होता है। और वैसे भी हम इंडिया में, स्पेशली जो हिंदू लोग हैं, हम लोग नॉनवेज नाम के लिए खाते हैं। तो प्रोटीन का ख्याल रखिए कि आपके डाइट में दालें सफिशिएंट हो, स्प्राउट्स हो। और दूसरा एक जो ट्रेंड है हमारे इंडिया में, हम लोग कुक्ड फूड ज्यादा खाते हैं, ग्रेन्स पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। तो कच्चा खाने की भी कला आनी चाहिए हमें। थोड़ा सब्जियों की मात्रा बढ़ाइए, स्प्राउट्स वगैरह जो कच्चा खाना है उसकी मात्रा बढ़ाइए। और ग्रेवीज हम लोग बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं जो आपके केमिकल्स होते हैं। यूजली अगर आप रेडीमेड डिब्बा बंद मसाले और इस तरह के सप्लीमेंट्स यूज कर रहे हैं जिसमें फ्रेश क्रीम है या जूसेस हैं, तो इसमें जो केमिकल्स होते हैं वो डेफिनेटली आपकी इम्यूनिटी को और लिवर को डिस्टर्ब करते हैं। तो इन चीजों को जितना अवॉइड कर सकते हैं, जितना भोजन को प्राकृतिक रूप में प्रयोग कर सकते हैं, उतना आपका हेल्थ भी अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, डाइजेशन अच्छा रहेगा और इम्यूनिटी भी अच्छी रहेगी। तो ये जो मसालों का यूज होने लगा इम्यूनिटी के रूप में, आपकी क्या सलाह है कि किस तरीके से बैलेंस करें? बैलेंस इसमें यही करना है कि आपको ये पता होना चाहिए कि किस सब्जी में कौन सा मसाला अच्छा लगता है। जैसे घुइयां है, घुइयां की सब्जी में जीरा नहीं अच्छा लगता, उसमें अजवाइन अच्छा लगती है। तो अजवाइन का वो आप उसका चोखा बना सकते हैं, आप उसका सालन बनाइए, आप उसकी सूखी सब्जी बनाइए, उसमें अजवाइन डालिए। उसके बाद मेथी आपकी कद्दू में पड़ती है, मेथी आप भिंडी में तड़का लगा सकते हैं। तो उसको उस फॉर्म में आप यूज करते हैं अगर, तो ये मसाले बहुत कंसंट्रेटेड फॉर्म में फीड्स होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि उसको आप जब सब्जी में डाल देते हैं तो उसका असर खत्म हो जाता है या उसका हमको फायदा नहीं मिलता है। उसका फायदा हमको तब भी मिलता है। और कहीं ना कहीं वो जो कॉम्बिनेशन बनाए गए थे कि लौकी की सब्जी में जीरे का छौंक होना चाहिए, या अचार में चिरायता होना चाहिए, या कलौंजी जो वो भरमा बनाते हैं हम लोग, बैगन और करेला, उसमें कलौंजी पड़ती है, अचार में कलौंजी पड़ती है। तो वो कॉम्बिनेशन उसी तरह बनाए ही गए थे कि जैसे कहते हैं ना कि अरबी या घुइयां की सब्जी जो है बादी होती है, मतलब थोड़ी हेवी होती है, गैस बनाती है। तो अजवाइन उसके साथ जब ऐड कर दिया, उसने बैलेंस कर दिया उसको। और अभी सीजनल में आम की चटनी आप बनाइए, उसमें पुदीना डालिए, वो गर्मी में आपको ठंडक देगा। तो इस तरह से हमारी जो ट्रेडिशनल रेसिपीज हैं, अगर आप उनको चुपचाप एज इट इज फॉलो करना शुरू कर दें, और ये जो वैसे भी लॉकडाउन हो गया है तो पिज्जा विज़ा लोगों को मिल नहीं रहा है, तो मुझे लगता है इस समय दिस इज द बेस्ट टाइम टू
गो बैक टू योर मॉम्स, दादी और नानी के पास जाइए और उनसे पूछिए कि वो ट्रेडिशनल रेसिपीज कौन सी हैं, जो ट्रेडिशनल स्नैक्स बनते थे हमारे घरों में, जो हम लोग पापड़ वगैरह बनाते थे शाम को, हलवा बनाते थे, घुघरी बनाते थे चने की, गेहूं की, फरा बनता था जिसमें चने की दाल और चावल के वो बनते थे, उड़द की दाल के। तो दे वर वेरी हेल्दी एंड बैलेंस्ड स्नैक्स। तो इनको आप लीजिए, कैलोरीज थोड़ा कम रखिए, थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी करिए, तो इम्यूनिटी बनी अलग रहेगी। से। हाँ, आपको मसालों का मिसयूज करने की जरूरत नहीं है। मसाले आपके किचन में हमेशा से रहे हैं और आपके भोजन में भी रहे हैं, आपको पता नहीं है वो अलग बात है। मतलब अलग से मसाले खाने की कोई जरूरत ऐसी है नहीं। अलग से मसाले जब आप खाते हैं, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग मेडिसिन, दे आर एक्चुअली मेडिसिन इन नेचुरल फॉर्म। तो जैसे हमारी जो दवाएं हैं वो भी एलोपैथिक मेडिसिन हो या होम्योपैथिक मेडिसिन हो, वो कंसंट्रेटेड फॉर्म में है। तो अगर कोई स्पेसिफिक परेशानी है, अगर मान लीजिए आपको पेट में जलन हो रही है, उस समय आप पुदीना का सत कंसंट्रेटेड फॉर्म में लेते हैं तो उसका रोल भी है और उसका बेनिफिट भी मिलेगा। लेकिन एक सामान्य व्यक्ति जिसका पेट ठीक चल रहा है, वो जबरदस्ती अगर पुदीना सुबह से शाम तक दिन में 4 बार पीना शुरू करेगा तो उसके फिर साइड इफेक्ट भी होंगे ना। तो वो भी एक दवा ही है एक तरह की, चाहे अजवाइन हो, चाहे जीरा हो, चाहे पुदीना हो। तो इन सबको अगर हम बहुत कंसंट्रेटेड फॉर्म में ले रहे हैं, जैसे आप सुबह उठ करके रोज आपने 2 चम्मच मेथी पीना शुरू कर दिया जबरदस्ती, तो वो एक दवा है। और उस दवा का जो एक्सपर्ट होगा, जिसने आयुर्वेद में कुछ ग्रेजुएशन किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, उसकी एक्सपर्टीज वही आदमी बता सकता है। आप उसको व्हाट्सएप पे देख करके कि ये करने से ये फायदा होता है, तो वो पहले चूज करना पड़ेगा कि आर यू द राइट पर्सन, क्या आपके केस में वो बेनिफिशियल होगा या नहीं होगा। तो अगर आप विश्वास रखते हैं इन सब चीजों पे, तो आप किसी आयुर्वेद एक्सपर्ट के पास जाइए जिसने उस फील्ड में ज्ञान प्राप्त किया है। जो वैद्य होते हैं, अभी तो बीएचयू से भी पीजी स्टूडेंट्स भी होते हैं आयुर्वेद में, आप उनसे जाके पूछिए, तो वो आपको बहुत सारी चीजों के लिए मना भी करेंगे कि आपकी प्रकृति क्या है, वात पित्त कफ, उसके आधार पे आपका वो मसाला तय किया जाएगा कि आपके लिए क्या नुकसानदायक है, क्या फायदेमंद है। तो इसको ब्लाइंडली जनरलाइज करके आप नहीं यूज कर सकते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर मसाले आप दवा के रूप में यूज कर रहे हैं, तो बगैर डॉक्टर की सलाह के, जो उसके स्पेशलिस्ट हैं, ऐसे अंधाधुंध प्रयोग मत करिए। हाँ, एक लोगों में मानसिकता है कि आयुर्वेद और होम्योपैथी का अगर टैग लग गया है या नेचुरोपैथी का, तो वो उसका कोई साइड इफेक्ट्स नहीं हो सकता है। ऐसा नहीं है। दवा दवा है और किसी भी चीज की अति बुरी होती है ना। अगर आप दूध ही सुबह से शाम तक अगर 5 लीटर पीना शुरू करेंगे तो उसके भी साइड इफेक्ट होंगे। तो ये तो फिर कंसंट्रेटेड दवाएं हैं, मसाले तो दवाएं हैं ही। चाहे त्रिफला हो, और त्रिफला का भी अगर बहुत ज्यादा आप यूज कर रहे हैं तो वो भी आपके आंतों में जलन कर सकता है, एसिडिटी कर सकता है, जबकि वो वैसे देखा जाए तो दवा है कॉन्स्टिपेशन की। अच्छा, ये जो सोशल मीडिया का रोल है इस चीजों को बढ़ाने में, वो कैसे है और कैसे इसको समझना चाहिए लोगों को? देखिए, में भी जैसे स्पेशली फेसबुक है, व्हाट्सएप है, ये ज्यादा प्रचलित है हमारे देश में। तो ये जो इंसान जब फ्री बैठा होता है, स्पेशली लॉकडाउन है, काम पे नहीं जा रहे हैं आप, दुकान भी बंद है आपकी, और फ्री आप बैठे हैं, तो आप मोबाइल में स्क्रॉल करना शुरू करते हैं। तो ऐसे में जो पैसिव इंफॉर्मेशन जब आपके पास आ रही है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है जानना कि उसका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है, वो कौन सा व्यक्ति है जो इसको लिख रहा है और कहाँ से आ रही है और उसका मकसद क्या है। कई बार एक कुछ कंज्यूमेबल इंफॉर्मेशन होती है, मतलब इजी टू इम्प्लीमेंट। तो होता क्या है, उन्होंने ये लिखा कि अगर आपको ऑक्सीजन डेफिशिएंसी हो रही है तो आप नाक में 4 बूंद नींबू का रस डाल लेंगे तो तुरंत ऑक्सीजन लेवल आपका ऊपर चला जाएगा। नाउ इस इंफॉर्मेशन के साथ क्या है कि ये इतना आसान है इसको करना, हर एक के घर में नींबू रखा हुआ है। उन्होंने कहा अरे क्या जाता है। दूसरा, नींबू के साथ हम पले बड़े हैं, बड़े हुए हैं, तो हमें लगता है अरे नींबू थोड़ी नुकसान कर सकता है हमको, तो हम इसको तुरंत कर लेंगे, बाद में सोचेंगे कि भेजा किसने था और जिस व्यक्ति ने भेजा था क्या उसको एक्सपर्टीज है इस चीज की, उसने कोई पेपर किया, उसने कोई एक्सपेरिमेंट किया, 8-10 लोगों पे ये प्रयोग किया गया है क्या, तो वो हम बाद में करते हैं, उसको एक प्रैक्टिस पहले कर लेते हैं। तो इस तरह की जो इंफॉर्मेशन है उनको सोशल मीडिया पे ज्यादा बढ़ाया जाता है, क्योंकि
कई बार उनका मकसद सिंपली डेटा कंजम्पशन करना या उस इंफॉर्मेशन को वायरल करना, पॉपुलर होना, ये भी मकसद होते हैं। तो अब ऐसे में जब इंटरनेट की शुरुआत हुई थी, मुझे याद है मैं एक टेड टॉक सुन रही थी किसी साइंटिस्ट का, तो उन्होंने कहा कि जब इंटरनेट शुरू किया गया था तो ये कहा वैज्ञानिकों ने कि भाई ये तो बहुत रिवोल्यूशनरी चीज है और इसको हम पेड रखें, कि आप इंटरनेट पे जो इंफॉर्मेशन है उसको पैसे देकर ही अचीव कर सकते हैं। जैसे हाँ, पर फिर दूसरा एक ह्यूमैनिटेरियन जो ग्रुप था, उन्होंने कहा नहीं नहीं भाई ये तो बड़ी गलत बात है, इसको फ्री रखा जाए। तो जब फ्री रखा गया उसको, तो अब क्या है, इंटरनेट पे कोई भी व्यक्ति कुछ भी पोस्ट करने के लिए आजाद है। मैं जो चाहूँ वो बोल सकती हूँ, वो लिख सकती हूँ। और जो फ्री का ज्ञान होता है, ऑब्वियसली उसके पीछे कुछ और मंतव्य होगा, उसके पीछे स्पेसिफिक आपको बेनिफिट देना नहीं होगा। तो अगर आप देखेंगे तो जो साइंटिफिक रिसर्च पेपर होते हैं, अगर मैं डॉक्टर हूँ, मुझे अगर कोई पेपर चाहिए कि कोई ऐसी स्टडी की गई है जिसमें लंग्स पे ऑक्सीमीटर में 93 से 88 होने से क्या परिवर्तन आएगा, तो वो जो पेपर है वो पेड होगा। उसको पढ़ने के लिए मुझे पैसा देना पड़ेगा, मुझे वो जर्नल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। लेकिन जो व्हाट्सएप पे आ रहा है वो एकदम फ्री है ज्ञान। तो फ्री का ज्ञान कौन व्यक्ति दे रहा होगा? जिसके पास खुद कोई काम नहीं है, जो खुद बेरोजगार बैठा हुआ है। ठीक है। तो अब ये जो इंटरनेट है या जो सोशल मीडिया है, ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल भी है, क्योंकि उसमें कई बार बहुत अच्छी जानकारी मिलती है। लोगों की कितनी मदद हुई है इधर कोरोना में, किसी को ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए था, किसी को बेड चाहिए था, लोगों ने एक दूसरे की मदद की, फटाफट उसको वायरल कर दिया कि भाई फलानी जगह पे ये व्यक्ति है और इनकी कोई देखभाल करने वाला नहीं है, इनको खाना पहुंचा दीजिए, इनको हॉस्पिटल पहुंचा दीजिए। तो ये बून भी है और बेन भी है। लेकिन इस तरह से है कि वो गलत चीजें, नफरत फैलाने वाली चीजें भी तोड़ मरोड़ के पेश की जा रही हैं। होता कुछ है, उसको ट्विस्ट करके कुछ और भेज दिया जाता है। एक्चुअली मुफ्त का जो ज्ञान है वो कई बार खतरनाक भी हो जाता है, अक्सर खतरनाक होता है, क्योंकि कोई व्यक्ति क्यों मुफ्त में आपको दे रहा है ज्ञान? इसलिए अगर मुफ्त का ज्ञान मिल रहा है तो उसको ठोक बजा के लीजिए। एग्जैक्टली, उसमें आपको थोड़ा सा अलर्ट रहने की जरूरत है कि आप पहले सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन देखिए, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आंख बंद करके उसको फॉरवर्ड भी मत करिए। कहीं ना कहीं आप उस कड़ी में अनजाने में जुड़ जाते हैं, उसका हिस्सा बन जाते हैं। हाँ, मान लीजिए आपने तो अपनी नाक में नींबू नहीं डाला, आपने बस वो इन्फॉर्मेशन फॉरवर्ड कर दी कि किसी के काम आ जाएगी, ये बिना जाने कि वो काम की इन्फॉर्मेशन है भी कि नहीं है। अब उसी समय वो इन्फॉर्मेशन चलते चलते किसी ऐसे घर में, गांव में, देहात में पहुंचती है जहां पे कोई डेस्परेट है, उसकी मदर या दादी को ऑक्सीजन लेवल डाउन हो रहा है और इस समय वो तुरंत एक्सेस नहीं मिल पा रही है, उनको किसी डॉक्टर से बात नहीं कर पा रही, कहीं जा नहीं पा रही है। तो ऐसी बेचैनी की हालत में इंसान के हाथ में जो कुछ होता है वो एक्सपेरिमेंट करता है, और उस जगह पे आपकी वो इंफॉर्मेशन जो भेजी गई है, जो आपके पास टाइम था उसको क्रॉस चेक करने का, उस व्यक्ति के पास टाइम नहीं है उसको क्रॉस चेक करने का, उसके पास करो या मरो वाली स्थिति है। तो वो सोचता है एक्सपेरिमेंट कर लो, बाद में देखा जाएगा क्या होगा, और उसमें कभी कभी वो घातक हो जाता है उस व्यक्ति विशेष के लिए। तो हम जो पढ़े लिखे लोग हैं, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उस इंफॉर्मेशन को आगे बढ़ाने से पहले उसको चेक कर थोड़ा ठोक बजाएं। तो साथियों, ये थी डॉक्टर साहब के साथ हमारी बातचीत कि सोशल मीडिया पर जो भी आपको जानकारी मिल रही है उसे पहले जांच परख लें, तब आगे बढ़ाएं, और हर पोस्ट को एज यूजुअल ऐसे ही फॉरवर्ड मत कर दीजिए, क्योंकि वो किसी के लिए फायदेमंद हो ना हो, कई बार वो घातक भी हो जाती है। तो बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका, और सभी साथियों आपका भी। आपको ये बातचीत कैसी लगी जरूर बताइएगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करते रहिएगा, जिससे हम नई नई जानकारियां आपको दे सकें। बहुत शुक्रिया। थैंक यू, धन्यवाद।